नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और आप देख रहे हैं नेताजी ऑन एयर हैं। तो आज हम बात करेंगे उस मिनिस्टर की, उस मंत्री की जो प्रदेश में युवाओं का रोल मॉडल है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की। ओपी चौधरी ने आईएएस की एक बेहतरीन पारी खेलकर राजनीति में प्रवेश किया और उसके बाद आज प्रदेश के वित्त समेत सभी महत्वपूर्ण विभागों में एक बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि उनके पास में वित्त जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन उसके बावजूद ओपी सर के पास में तमाम योजनाएं हैं जो दूसरे विभागों की भी है और उनका उतना ही सम्मान इस सरकार में है। बहुत स्वागत है आपका ओपी सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। एक जो सवाल जो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि आईएएस से लेकर यहाँ तक का सफ़र आपका, तो वो कैसे आपने ये तय किया था क्या पहले कि मुझे राजनीति में जाना है, या कैसे ये सफ़र हुआ? लाइफ में मतलब मैं तो गांव में जब पला बढ़ा तो आईएएस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टारगेट था उस समय और मेरा ड्रीम था और उस ड्रीम को मैंने अच्छा मेहनत करके बहुत जल्दी अचीव किया लाइफ में। और जब मैं अचीव किया 13 साल तक अपने गृह राज्य में छत्तीसगढ़ माता की सेवा करने का अलग अलग जिलों में मौका मिला। तो जब काम किया तो मुझे बहुत अच्छा हुआ और उस समय जो भी कर पाया मैं उससे एक आत्मिक संतुष्टि का आज भी बोध होता है। बट इस 13 साल की जर्नी में मैंने रियलाइज़ किया कि पॉलिटिक्स को हम पसंद करें या नापसंद करें, उसे लव करें या हेट करें, लेकिन भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप में वो है सबसे इम्पॉर्टेंट। और चाणक्य का हमेशा एक स्टेटमेंट मैं याद करता हूँ कि भाई अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन। ये मैंने लिखा भी था जी। तो ये मेरा हमेशा ये लाइन मेरे को कौंधता है। तो जिसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है वो सोचता है मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं, क्योंकि जब सेट है लाइफ, कुछ करना नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, तो आदमी राजनीति से दूर भागता है। लेकिन है समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण। तो मुझे लगा कि भाई अपने लाइफ में एक स्तर तक अपन ऊपर उठ गए हैं तो इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और देश, समाज, प्रदेश के लिए जो बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। ये 11 महीने, फिर अब इसी में आगे ये जोड़ता हूँ कि जो संकल्प आपने या जो सोच के साथ आपने राजनीति प्रवेश किया था, इन 11 महीनों में लगा कि आप कर पाएंगे? देखिए, राजनीति तो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पे छल प्रपंच टांग खिंचाई ये सब भी बहुत ज़्यादा होती है। ये साफ गोई की तो मैं दाद देता हूँ आपकी। निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और राजनीति में मुझे लगता है कि राजनीति का वो एक हिस्सा है और ये एक चुनौती है राजनीति की, बड़ी समस्यापूर्ण होती है राजनीति। बट एट द सेम टाइम बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बड़े डिसीजंस आप सरकार में ले सकते हैं, कैबिनेट में ले सकते हैं, तो काफ़ी कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी भी मिलते हैं। इन 11 महीनों में हमने महतारी वंदन योजना जो लागू की, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी योजना विष्णुदेव साय जी के लीडरशिप में हमारी सरकार लागू कर पाई। जो माताओं बहनों के हाथ में जब पैसा जाता है तो मुझे लगता है उससे रियल वुमन एम्पावरमेंट हो रहा है और उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है। कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, कई बातें सुनने को मिलती हैं कि कोई बहन है जो 1,000 रुपये को इकट्ठा करके अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए हालर खरीद ली, कि सिलाई मशीन खरीद ली। इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग होता है। 18 लाख लोगों को घर नहीं मिल पा रहा था, उनको घर मिल पा रहा है। इस तरह की चीज़ों में आज हम नालंदा परिसर में ये इंटरव्यू कर पा रहे हैं। तो जब मैं पहला बजट प्रस्तुत किया तो एक कलेक्टर के रूप में एक एक्सपेरिमेंट किए थे। पहले बजट में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 22 नालंदा परिसर की घोषणा हम कर पाए जी। और रायगढ़ में भी मैं एक बड़ा नालंदा परिसर अपने विधानसभा क्षेत्र में, आपने और भी नालंदा परिसर सभी जिलों में 22 जिलों में आपने पहले बजट में डिक्लेयर किया है। जी। ये सब कुछ कर पाए, बहुत कुछ कर पाए और ईश्वर चाहेंगे तो 5 सालों के अंदर और बहुत कुछ करके दिखाएंगे। आपने जो कमियां है वो भी पूरा। सुना है कि ओपी चौधरी को लेकर एक गुट जो है भारतीय जनता पार्टी का ही बहुत मजबूत गुट जो है वो विरोध में रहा है, तो क्या ऐसा महसूस होता है अभी भी? नहीं, ऐसा कोई गुट उट वाली बात नहीं होती है, बट थोड़ा बहुत राजनीति में इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, अमित शाह जी के, नड्डा जी के लीडरशिप में इट्स बेस्ट पार्टी के रूप में रन कर रही है और उसका जो बेस है, बुनियाद है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में समस्याएं कम हैं। एक चर्चा है सरकार आप चला रहे हैं, बहुत गलत चर्चा है और मुख्यमंत्री जी हमारे सबसे वरिष्ठ हैं
हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं और उनके लीडरशिप में पूरी टीम काम कर रही है। और मुझे जो जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, हमारी सरकार देती है, हमारी पार्टी देती है, हमारा संगठन देता है, उसे मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। सर, तो आपकी जिम्मेदारी की बात है, आपने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है जी। पूरा पैसा जो है वो महतारी वंदन योजना, किसानों का ऋण माफ़ और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ों में चला जा रहा है। विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा? एक्चुअली आपने देखा होगा कि बजट हमने जो प्रस्तुत किया वो काफ़ी चैलेंजिंग था निश्चित रूप से, कि मोदी की गारंटी को पूरा करना। 15 क्विंटल के जगह हम 21 क्विंटल, जो 2600 रुपये धान का मिला था उससे सीधा 3100 रुपया, अंतर की राशि मतलब 400 से बढ़कर सीधा 900 रुपया। महतारी वंदन योजना हो गई, आवास योजना को पूरा करना, जल जीवन मिशन ठप पड़ा था उसे पूरा करना, 2 साल का बोनस देना, ये सारे निश्चित रूप से जो पब्लिक वेलफेयर के जो काम थे उसे पूरा करना और साथ में कैपेक्स को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं भी ये मानता हूँ। बट हमने कोशिश की है कि रेवेन्यूज़ को, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके गवर्नेंस के माध्यम से बेटर करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस सारी स्थितियों के बीच में हम ये सब कर पा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा बजट में कि हमने कैपेक्स में 20% का ग्रोथ लिया है, जो पूंजीगत व्यय है उसमें भी हमने 20% का ग्रोथ किया है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। ये टारगेट हमने रखा है। और दूसरी ओर मैं जैसे आपको गिनाने के लिए मैं गिनाना चाहूँगा कि चिरमिरी का रेल लाइन है, एक कैपेक्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था लेकिन हो नहीं पा रहा था, वो पूरा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज रायपुर में, बिलासपुर में 600-700 करोड़ रुपए की ज़रूरत जो दशकों से थी उसको हमने पूरा किया है। और ओवरऑल कैपेक्स को भी हमने 20% ग्रोथ पर लाया। बट यू आर राइट कि पब्लिक वेलफेयर के कामों को पूरा करना और साथ ही डेवलपमेंट वर्क्स के लिए पूंजीगत व्यय को भी सुनिश्चित करना आज राज्य सरकारों के पास बड़ा चैलेंज है। तो ये इसी दरमियान आपने एक फैसला लिया था कि जो कांग्रेस सरकार ने ज़मीनों की रजिस्ट्री पर 30% माफ़ किया था उसको आपने ख़त्म किया जी। और उसका तो जो भी वो रहा उसमें एक चर्चा ये आई कि ये आपका फैसला था, इसको कैबिनेट में पास नहीं किया गया। नहीं, इसमें कोई फैसला ऐसा कुछ नहीं लिया गया, ना ही कैबिनेट का विषय था इसमें। तो जो ना ही हमने कोई निर्णय लिया, हमने कोई भी निर्णय नहीं लिया। उसमें तो ये हुआ था कि जो नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था वो नोटिफिकेशन 31 मार्च तक का था। 31 मार्च को नोटिफिकेशन अपने आप समाप्त हुआ। तो समाप्त होने के बाद ना हमने उसमें कोई निर्णय लिया है, कोई भी ना साइन किया है ना फाइल किया है, तो ऑटोमेटिक वो अपने आप वो समाप्त हो गया। उस गाइडलाइन का विषय है, उस पर मैं आपको कुछ बिंदु क्लियर करना चाहूँगा कि जब गाइडलाइन रेट आज आप देखेंगे कि बहुत सारे जगहों में जो सरकारी रेट है वो मार्केट रेट की तुलना में बहुत कम है। उसके कारण बहुत सारी विसंगतियाँ होती हैं। एक पहली विसंगति तो होती है लैंड एक्विजिशन के मामले में, कि जब किसान भाइयों का किसी भी मामले में लैंड एक्विजिशन किया जाता है सड़क बनाने के लिए, या उद्योग वाले भी जब उनका लैंड एक्विजिशन करते हैं और गाइडलाइन रेट कम होता है तो उनको लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का पैसा भी कम मिलता है। तो ये किसान हितैषी फैसला है, इसको भी हमको समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, ये नई बात आप बता रहे हैं। दूसरी चीज़ आप लोअर मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से सोचिए, जिसको कच्चा पक्का नहीं करना है, ओपनली फ्रैंकली मैं बोलना चाहूँगा कि जिसको कच्चा पक्का नहीं करना है, जो अब उसको मान लीजिए गाइडलाइन में जिसकी वैल्यू 10 लाख है और मार्केट में उसकी वैल्यू 40 लाख रुपए मान लीजिए, ऐसे भी केस हैं कई जगह आपको मिलेंगे, तो वो बेचारा 40 लाख देने के लिए लोन कहाँ से लाएगा, जो लेन लेकर के लोअर मिडिल क्लास घर खरीदता है। तो इसलिए जब गाइडलाइन रेट को अप्रोप्रिएट होना चाहिए, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। लोअर मिडिल क्लास सफ़र करता है, किसान लैंड एक्विजिशन में सफ़र करते हैं। इन्हीं सब कारणों से ये निर्णय लेना पड़ा और 8 साल तक ये निर्णय नहीं हुआ था। उस समय हमारी भाजपा की सरकार थी, उस समय गाइडलाइन रेट ज़्यादा हो गए थे मार्केट प्राइस से। एक पॉइंट ऐसा था, जब मैं कलेक्टर था तो खुद फील करता था, लेकिन 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार ने उसे नहीं बढ़ाया नहीं, उसको 30% कम कर दिया था। इसके पीछे 152% में ज़मीन को के बंदर बांट करने की एक साजिश थी, जिसके तहत ये किया गया था और किसानों के भूमि अधिग्रहण के मामले को या लोअर मिडिल क्लास के मामले को ध्यान में नहीं दिया गया। और अभी पंजीयन में आपने देखा होगा कि गाइडलाइन के ऊपर जो रजिस्ट्री हो रही है, तो गाइडलाइन से ऊपर का जो वैल्यू है उस पर पंजीयन शुल्क को हमने 0 करने का ऐतिहासिक फैसला। आप कलेक्टर रहे तो राजस्व के मामले में आपसे ज़्यादा अच्छे से और कौन बता
को पाएगा। समझना हाँ, जरूरी है वाकई कि में भाई किसान का क्या, ये आपने बहुत ही क्लियर किया नुकसान ये। होता और है लोअर मिडिल ये क्लास को कैसे। हम ज्ञान के मंदिर में हैं, मैं आपकी कुछ पुस्तकें जानना चाहूँगा कि कौन सी पुस्तकें आपको बहुत अच्छी लगती हैं और जिसको आप बार बार पढ़ते हैं और क्यों अच्छी लगती हैं? बुक तो बहुत सारी मेरी फेवरेट हैं। विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिंदी लिटरेचर में प्रेमचंद जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी के किताबों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जो इकोनॉमिक विजन की किताबें होती हैं वो भी मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। जैसे अभी इंडिया एट 100 आई है, के सुब्रमण्यम साहब की बहुत अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, कि भारत आज़ादी के 100 वर्ष जब 2047 में पूरा करेगा तो कैसे 3.7 ट्रिलियन की डॉलर की इकॉनमी 55 ट्रिलियन डॉलर होगी। इस तरह की किताबें। आदरणीय अटल जी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अभी आप चर्चा हम कर रहे थे, जी। कलाम साहब की किताबें हैं, अटल जी की किताबें हैं। तो कलाम साहब का कोट करते हैं आप, कई बार आपके भाषणों में मैंने सुना है कि कलाम साहब को आप कोट करते हैं जी। अटल जी को भी मतलब हाँ, आप लगातार वो करते हैं। तो क्या लगता है कि क्या इनकी आइडियोलॉजी रही जो आपको इम्प्रेस करती है और आप करना चाहते हैं? अटल जी बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी लगते थे। आज के ज़माने में मैं नरेंद्र मोदी जी को कहूँगा और प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स में से अटल जी को, और इन दोनों से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। अटल जी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं फर्स्ट ईयर में रहा करता था, भिलाई में रहता था। और एक बार उनकी सभा हो रही थी सेक्टर एरिया में, तो हम लोग कीचड़ को फांद के जो बारबेट वायर फेंसिंग रहता है उसको फांद के खूब लगे थे, खून निकल रहे थे और कूद फांद करके उनको सुनने के लिए गए थे। उनको सुनना हमेशा एक सुखद एहसास होता था। वो एक राजनीतिज्ञ थे, लेकिन एक कवि हृदय राजनीतिज्ञ थे। तो कवि का जो एक भोलापन होता है, सज्जनता होती है, न्याय के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है, वो उनके राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करती रही। एंड ही वॉज एन आइडियल पॉलिटिशियन। तो आपका ऐसा कोई शौक़ जो कविता से जुड़ा हो या और कुछ पॉलिटिक्स से अलावा या प्रशासनिक से अलावा कोई शौक़ जो आप करना चाहते हो जिससे मन को सुख मिलता है? लिखना मुझे बहुत पसंद है। लिखना मुझे बहुत पसंद है। अभी समय नहीं दे पाता हूँ, बट आने वाले समय में निश्चित रूप से समय निकाल कर लेखन का काम करूँ। सर, IAS आप खुद रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि आप जो है वो फैसले एक अपने स्तर पे लेते हैं, संगठन शामिल नहीं होता उन फैसलों में, या आपके चूँकि अब आपके बैचमेट ही सब बड़ी पोजीशन पे हैं तो आप लोग ही मतलब पूरी वो तय कर लेते हैं, तो ये सही बात है क्या? नहीं, ये सब बिल्कुल भ्रामक बातें हैं। मैंने शुरू में ही कहा, बात चालू करते ही, कि राजनीति में बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। जी। ये बिल्कुल अफवाह है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं, उस डायरेक्शन में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में मैं अपने विभाग की भूमिका को निभाता हूँ। और मेरे को संगठन ने, पार्टी ने, सरकार ने जितना दायित्व दिया है उतने ही दायित्व को मैं पूरा करता हूँ। बाकी मैं ज़्यादा इधर उधर देखता भी नहीं हूँ, तो वो कोशिश करता हूँ। बट किसी भी चीज़ का प्रशासनिक अनुभव मेरा जितना है उसे मुख्यमंत्री जी के सामने, कैबिनेट के सामने मैं ज़रूर रखता हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। और फिर कैबिनेट, संगठन या मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेते हैं तदनुरूप ही हम काम करते हैं। और हमारी पार्टी में संगठन और सरकार का एक समन्वय भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से चलता है। और संगठन की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, जो विचार हैं, उसके अनुरूप ही सरकार चलती है। और मुख्यमंत्री जी हम सब के वरिष्ठ हैं और वो जैसे जैसे आदेश देते हैं, जैसे वो निर्देश देते हैं, तदनुरूप काम। झारखंड में आप गए थे, 6 में से 5 सीट जिता लाए, सरकार नहीं बनी, क्या लगता है आपको कि कहाँ पर कमी रह गई? झारखंड में जो कुछ भी परिणाम आया हम सब के लिए दुखद रहा और इसकी समीक्षा जरूर संगठन करेगा और संगठन समीक्षा करके आने वाले समय में आवश्यक सुधार भी करेगा। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में जो रहता है कि सीधा हमला होता कि झारखंड में क्या किए, कैसे किए करके, व्यक्तिगत भी हमले यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विपक्ष करता, इसलिए मैंने अपना रिजल्ट बताना जरूरी समझा। नहीं, मैंने इसीलिए चर्चा भी किया क्योंकि वहाँ पर 6 में से 5 सीट आपके क्षेत्र में इसीलिए डाला। वैसे तो ओवरऑल हमारे लिए बड़ा दुखद था उस सिनारियो। हाँ, क्योंकि शिवराज सिंह जैसे लोग, बड़े नेता लगे हुए थे, तमाम लोग आप लोग लगे। इसलिए डाला क्योंकि पर्सनल अटैक होते मुझे मालूम था, तो लोगों को पता रहे कि भाई 6 में से 5 सीटें, विपक्ष को भी छत्तीसगढ़ में पता रहे कि 6 में से 5 सीटें उस क्लस्टर में हजारीबाग रामगढ़। बिल्कुल, और वो चर्चा में है भी वो, पर अब पॉजिटिव हो गई है वो आपकी पोस्ट के बाद। मतलब अनावश्यक अटैक ना हो, इसलिए मैंने डाला।
सर रायगढ़ को ले लें तो एक ये कहा जाता है कि जैसे मध्य प्रदेश के समय में हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया पिछड़ा हुआ था, छत्तीसगढ़ के समय में रायगढ़ सारंगढ़ इस जो एरिया है वो अभी भी उतना विकसित हुआ नहीं। हालांकि इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं, क्योंकि अभी आपको 11 महीने हुए हैं, आप लगातार विपक्ष में रहे हैं, आपने संघर्ष किया है। तो उसको लेकर एक इंटीग्रेटेड क्या सोच है रायगढ़ को लेकर? हालांकि अभी आपने नालंदा वहाँ पर बनाए नहीं कि वो की है, ओवरऑल उस पूरे उस बेल्ट को लेकर जशपुर तक के और इधर एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टेंस होने के कारण थोड़ा सा कई रीजन इग्नोर हो जाते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कितने मंत्री बन रहे हैं, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड। अब तो सीएम साहब जशपुर के, बट वही मैं बोल रहा हूँ, इस बार जो रिप्रेजेंटेशन मिला है भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत बड़ा है। फिर पहले कांग्रेस की सरकारों में रिप्रेजेंटेशन मिलता भी था तो उस तरह का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा। मैं ब्लेम गेम के लिए नहीं, फैक्ट्स करना तो बोलता हूँ। बट आज हमारी कोशिश है कि एक तो उस रीजन का काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले हो चुका है, तदनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी अकलतरा से रायगढ़ होते हुए उड़ीसा बॉर्डर तक 4 लेन सड़क नेशनल हाईवे को करने का गडकरी जी और मोदी जी की सरकार द्वारा हमको सहायता मिली है, तो उसका हमको बड़ा लाभ मिलेगा। इस तरह से हमको इंफ्रा पे हमारा एक विशेष फोकस है। दूसरा, युवाओं की दृष्टि से वहाँ पे एजुकेशन का, स्किल का एक हब बनेगा, इस दृष्टिकोण से भी हम लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 43 करोड़ का नालंदा परिसर हम वहाँ बनाने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से प्रयास संस्था भी वहाँ पर खुला है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज, अभी मुख्यमंत्री जी ने चक्रधर समारोह में कला और साहित्य की वो नगरी है, इसलिए कला संगीत महाविद्यालय की घोषणा की है। इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े काम वहाँ पर हो रहे हैं। वहाँ गांव में एक सिंचाई की ज़रूरत है। केलों का डैम बन गया था, बट दुर्भाग्य मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में केलों के डैम के पानी को किसानों के खेत तक पहुँचाने वाला नहर कांग्रेस नहीं बना पाई। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में करीब 400 करोड़ रुपये, 391 करोड़ रुपये का हमको सपोर्ट मिल पाया है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेटेड वे में उस रीजन का एक विकास हो सके। विशेष करके युवाओं को, वहाँ की माताओं बहनों को रोज़गार से जोड़ना, क्वालिटेटिव रोज़गार से। नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, हार्टिकल्चर, जो एडवांस एग्रीकल्चर, जो माताओं बहनों के लिए टेक्सटाइल का कुछ काम, इस तरह की चीज़ों को हम विशेष फोकस कर रहे हैं। युवाओं के लिए कोडिंग का ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ों पे हमारा फोकस है। सेना भर्ती का हम रैली कराने जा रहे हैं, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। सर ये आपकी सोच रहती है। मैंने देखा भी है, दंतेवाड़ा में आप थे, आपने वहाँ पे पूरा गीदम में एक हब बना दिया, वहाँ फैक्ट्रियाँ खुलवा दी, लेकिन आप हटे और उसकी स्थिति, तो ये ऐसा ना हो इसके लिए कोई योजना है? आप जितने प्रोजेक्ट मैंने दंतेवाड़ा में चालू किए आप जाकर देखिएगा। अभी भी मैं लास्ट वीक ही देख कर आया, बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, पिछले साल मैं गया था तो मेरे को बड़ा वो हुआ। पिछले बार कांग्रेस के समय में थोड़ा सा उसको डाउन करने का प्रयास किया गया, बट जनता की इतनी डिमांड थी और इतनी वो इनरूटेड प्रोजेक्ट्स थे कि कोई उसको ज़्यादा डैमेज एक लिमिट से कर नहीं पाया। बट जो बिल्डिंग्स थे उसकी रंगाई पोताई तक नहीं कर रहे थे जी। ये दुखद था, बट वो सारी चीज़ें हो रही और प्रोजेक्ट चलते रहें, इसके सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखें। एग्जैक्टली सारे प्रोजेक्ट्स को हमने क्या किया उस समय कि वन टाइम एक्सपेंडिचर, जो बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर था, वो लोकल CSR से, NMDC से, सब जगहों से हमने सुनिश्चित किया। बट एट द सेम टाइम हमने जो रिकरिंग कास्ट है, सेटअप की सैलरी है, बच्चों के खाने पीने का, हॉस्टल का खर्चा है, वो सब स्टेट बजट पर बेस्ड किया। तो अभी भी जितने हम नए एक्सपेरिमेंट्स स्टेट में कर रहे हैं, सभी कलेक्टरों को हमने यही कहा है कि आप नए एक्सपेरिमेंट, नए प्रयोग, नए इनोवेशन करिए, बट उसका जो रिकरिंग कास्ट है, जो हमेशा हर महीना लगता है, वो स्टेट बजट पर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट पर बेस्ड कर दीजिए। उसको DMF या CSR से वन टाइम एक्सपेंडिचर को, जैसे बिल्डिंग बनाना, इस तरह की चीज़ों को करिए, तो उससे प्रोजेक्ट सस्टेन भी करेगा और अभी CSR, DMF जैसी राशियों का बेहतर उपयोग भी हो पाएगा। ठीक है सर, नया रायपुर एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नया रायपुर में भ्रष्टाचार जो जिस स्तर पे हुआ है, मैं खुद भी जानता हूँ कि नया रायपुर में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, मैंने खबरें की हैं उस पर। जो ठेके हुए थे वहाँ पे नया रायपुर में, उस पर जो गड़बड़ियाँ हुई, आपने जांच के आदेश दिए, जांच में चीज़ें सही भी पाई गई, साबित भी हुई। अब उसको किस तरीके से आप फिर से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पर दुर्भाग्य की बात रही, सैकड़ों करोड़ का काम, 600-700 करोड़ के लगभग का काम एक ही कॉन्ट्रैक्टर को बाकी लोगों पर दबाव डाल करके जबरन दिया गया। उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई।
और मैं सरकार अब बनते ही मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में जैसे ही मुझे डिपार्टमेंट का दायित्व मिला तो मैंने पहला काम किया कि जो बहुत सारे काम जो डिले करके किए नहीं जा रहे थे और ऐसे ही चलाए जा रहे थे, करीब मैंने 250 करोड़ के टेंडर को कैंसिल करने का एक ही झटके में निर्णय लिया और उसको हमने रीटेंडर करके टाइमली उसे प्रोसेस को पूरा किया, क्योंकि वो भारत सरकार से हमको पैसे मिल रहे थे। टाइमली पूरे नहीं होते तो पैसे भी नहीं मिलते, तो वो सब हमने पूरा किया और जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ उसमें सब में कार्रवाई। स्टेट कैपिटल रीजन हमारा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और छत्तीसगढ़ की शान बने, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में एनआरडीए के सारे अकाउंट्स एनपीए हो गए थे, उनको वहाँ से निकाल कर नया रायपुर को एक नई ऊंचाई पर 5 साल के अंदर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हम पहुँचाएंगे और देश की बेस्ट कैपिटल सिटी इन्हीं 4 सालों के अंदर स्थापित होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे 3 मंत्रीगण वहाँ शिफ्ट कर एक विज़न 2047 भी चल रहा है, आपने बजट में भी उसका जिक्र किया था, बजट भाषण में देख रहा था आपका जी। तो ये क्या है दरअसल ये विज़न 2047? अभी मैं एक किताब का जिक्र कर रहा था कि इकोनॉमिक विजन की दृष्टि से के सुब्रमण्यम जी की किताब आई इंडिया एट 100, आज़ादी के 100 साल जब पूरे होंगे 2047 में तो भारत कहाँ रहेगा। आदरणीय मोदी जी का बेसिकली विज़न है कि अमृत काल में हम ऐसे एफर्ट्स करें, ऐसे प्रयास करें, ऐसे अधोसंरचना का विकास करें कि भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बन जाए। ये हमारी मोदी जी का एक विज़न है। उसके तहत जब पूरे देश में एक महायज्ञ चल रहा है कि देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ पीछे ना छूट जाए, उसके लिए एक रणनीति बनाकर हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, तैयार हो चुका है विजन डॉक्यूमेंट और उसमें आने वाले समय में किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारी इकॉनमी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 35% है कंपेयर टू 55% ऑफ नेशनल एवरेज, तो इसलिए हेल्थ केयर डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना, टूरिज़्म को डेवलप करना, लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिल सके, IT सेक्टर को लाना, ये सारे प्रयासों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और 2047 तक ये लंबे समय की एक रणनीति बनाने का काम किए हैं ताकि हमारा जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो हमारा छत्तीसगढ़ पीछे न रह जाए। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का OP चौधरी बनना चाहता है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे जैसे ही आप पता भी चला OP चौधरी आने वाले हैं तो OP सर आने वाले करके भीड़ लग गई। तो एक सिग्नेचर जो क्वेश्चन होता है कि युवाओं के लिए क्या संदेश है कि वो OP चौधरी बने? नहीं, अब हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल टेस्ट होता है, टैलेंट होता है, उसकी क्षमता होती है, तो हर व्यक्ति को अपनी इंडिविजुअल पोटेंशियल और टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसके अनुसार अपने फ्यूचर की रणनीति बनानी चाहिए। मैं सभी युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा और अपने परिस्थितियों के अनुसार वो अपने भविष्य की योजना बनाएं, ये मेरा मैसेज रहेगा। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि मोर एंड मोर रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपने अंदर पैदा करें। पहले क्या होता था, फ्लैट करियर भारत में बहुत प्रीफर किया जाता था क्योंकि हमारा देश गरीब था, बहुत समस्याओं से जूझ रहा था, अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक काल से गुलामी से हम बाहर निकले थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, इसलिए फ्लैट करियर को लोग प्रीफर करते थे, सरकारी नौकरी जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। अब भारत की इकॉनमी जैसे $3 ट्रिलियन से $55 ट्रिलियन बनने जा रही है, तो एक भारत का जो डेवलपमेंट कर्व है, ग्राफ है, वो राइजिंग ऊपर की ओर राइज करता हुआ ग्राफ है। तो इसलिए ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ जो युवा भविष्य की प्लानिंग करेगा उसके सफलता की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपनाते हुए अपने नए एक्सपेरिमेंट्स करें, क्योंकि $3 ट्रिलियन से $55 ट्रिलियन के इकोनॉमिक ग्रोथ का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा युवा भाई बहनों के साथ पहुँचे, इसकी ओर रणनीति बनाकर। तो OP चौधरी जी ने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और इनकी पूरी जो बातें हैं वो ये बताती हैं कि देश के युवा किस तरीके से एक छत्तीसगढ़ को उस स्थान पर पहुंचा सकते हैं जिसका सपना हर छत्तीसगढ़िया देखता है। तो नेताजी ऑन एयर है में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और एक नए नेता के साथ।